हेलो स्टूडेंट। आज क्लास 12 ज्योग्राफी के चैप्टर 9 में स्वागत है। और आज हम लोग चैप्टर 9 में आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस बार की जो परीक्षा है उस दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। इससे पिछले साल भी काफ़ी प्रश्न पूछे हैं, 2-3 प्रश्न आ ही जाते हैं इसमें से। तो हम आपके साथ इस चैप्टर में एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपके पास जो क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड जो वीडियो हो आप तक जल्दी पहुँचे, है ना। और आप उस वीडियो के माध्यम से तैयारी कीजिए, नो डाउट बेहतर मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग देखेंगे, तो बिना लेट किए हम लोग चैप्टर को शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो हम लोग सबसे पहला देखेंगे कि रीड दी चैप्टर एंड मीनिंग दी चैप्टर, यानी हम इस चैप्टर को जो मीनिंग समझेंगे फिर हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे जो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर होगा सो, है ना। तो व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं को स्वैच्छिक आदान प्रदान करना। व्यापार का तात्पर्य क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। तो इसके अंदर दो पक्ष होगा, है ना। एक लेने वाला और दूसरा देने वाला। इन दोनों के बीच लेन देन की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? व्यापार बोलेंगे। तो उससे पहले क्या जुट गया? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जब एक देश, है ना, दूसरे देश के साथ आयात और निर्यात किसी वस्तु या सेवा को करेगा, है ना, तो वो कहलाएगा हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, है ना। आपको ये समझ में आ गया। थोड़ा मैं और कुछ पॉइंट बता दूं। तो व्यापार के दो स्तर होते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार। तो राष्ट्रीय व्यापार का, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्या अर्थ है वो मैं देखता हूँ। पहला है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जब सेवाओं का आदान प्रदान यानी व्यापार के दो देशों के बीच होता है। एक देश दूसरे देश के साथ, है ना, अपनी सेवाओं के आदान प्रदान करता है। इस स्थिति में हम उसको कहेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? जब किसी देश के अंदर व्यापार होता है उसे राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, ये भारत की ये, है ना, ये सीमा है, ये भारत की और हमारे देश की सीमा के अंदर कहीं भी वस्तु का आयात और निर्यात होगा तो उसको राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। यदि हमारे देश की सीमा के बाहर, है ना, किसी वस्तु और सेवा को आदान प्रदान किया जाता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर का नाम समझ में आ गया होगा। तो मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, है ना, वो डिस्कस करने जा रहा हूँ MCQ, आई मीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपके बीच है यहाँ पे, है ना, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है सो हम लोग देख लेंगे। तो बोलता है यहाँ पे कि संसार के अधिकतम महान, है ना, पतन, है ना, इस प्रकार वर्गीकृत किए गए। किस प्रकार? नौसेना पतन, तेल पतन, विस्तृत। यहाँ पे क्या बोल रहा? अधिकतम। तो विस्तृत होगा तभी अधिकतम होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर है वो बी नंबर है। तो ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या बोलता है ना, दूसरा बोलता है, यहाँ पे ध्यान देना, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। मतलब क्वेश्चन है विश्व महाद्वीप में से किस एक का विश्व का व्यापार सर्वाधिक होता है। तो मतलब यहाँ पे 4 महादेश दिया हुआ है। 4 महादेश में से कौन ऐसा महादेश है जहाँ का सर्वाधिक व्यापार प्रवाह होता है? तो वह देश कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। दूसरा का आंसर होगा उत्तरी अमेरिका, यानी ग नंबर, है ना। तीसरा नंबर में आइए। तीसरा बोल रहा है, क्या बोल रहा है तीसरा? तीसरा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 3 की बात करें, है ना, तो 3 क्या बोल रहा है कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है ना। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में ओपेक का सदस्य ये दोनों तो नहीं है, ये भी नहीं है। तो ओपेक का सदस्य कौन हो जाएगा? ये बी नंबर, यानी ये हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं। तो 4 क्या है? तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा।
निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सदस्य है ना। तो यहाँ पे ये साफ्टा है ना, वो आईसीडी, ओपेक, आसियान, ये सभी एक व्यापारिक संगठन है। तो भारत इन चारों संगठनों में से किसका एक सदस्य है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो हमारा ए है, यानी साफ्टा का भारत क्या है, उसका सदस्य है व्यापारिक समूह का, है ना। क्या बोलता, सार्क देशों में शामिल नहीं है, मतलब यहाँ पे सार्क देश में शामिल नहीं, या नहीं शब्द लगाया, यानी निम्नलिखित में जो 4 देश है, चारों, है ना, चारों देशों में कौन सा ऐसा देश है ना, जो सार्क में शामिल नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम लोग 5वां के क्वेश्चन नंबर बात करें, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा अफगानिस्तान जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है, हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो सार्क के कौन कौन से सदस्य हैं, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, यानी हमारा अफगानिस्तान सार्क का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 बात करें, है ना, 6, तो क्या बोलता है कि 1995 में गेट का रूप बदलकर किस संगठन का उदय हुआ, है ना। तो देखेंगे ये सभी क्या है, व्यापारिक संगठन है। तो यहाँ पे 4 व्यापारिक संगठन है, तो चारों संगठनों में से 1995 में, है ना, गेट जो है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया, तो उसका नाम बदलकर रखा गया विश्व व्यापार संगठन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, का नंबर हो जाएगा हमारा राइट आंसर, है ना। चल अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो 7 क्या बोल रहा है, 7 देखिए फिर से इसका आ जाता है कि 1948 में, फिर से यहाँ ध्यान देना, क्या बोल रहा है, 1948 में, 1948 में, 1948 में क्या हो जाएगा आपका कि स्थापित संगठन गेट का पूरा नाम क्या है। था 1948 में, यानी गेट की स्थापना कब हुई थी, 1948 को। एक क्वेश्चन का आंसर आपका क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है ना। तो इसका जो गेट का अगर पूरा नाम बात करेंगे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड है ना टैरिफ, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गेट का। फिर से देखेंगे, GATT, यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरल, है ना, A फॉर एग्रीमेंट, T फॉर यहाँ पे ट्रेड, और टी फॉर जगह आपका टैरिफ। देखिए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 8 की बात करें, WTO का मुख्यालय कहाँ है ना। 8 नंबर की बात करें तो पूछ रहा है WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो WTO का जो मुख्यालय है वो है ना, वो आपका जनेवा में है। देखिए इसमें आप पढ़ सकते हैं, ये सब टॉपिक्स को आप 1 बाय 1 पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आंसर बहुत क्लियरली होगा, ठीक है। और टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। चलिए अब यहाँ पे देखें, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जेनेवा। क्वेश्चन 9 है कि आयात निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या बोलते हैं। आयात और निर्यात ये होता क्या है, सबसे पहले वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। आयात और निर्यात, तो आयात और निर्यात को हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहला देखेंगे। तो आयात का, निर्यात का मतलब होता है किसी देश में भेजना, और आयात आयात का मतलब होता है मंगाना। तो उन दोनों के बीच के अंतर को क्या बोलेंगे, 4 ऑप्शन है, असंतुलित व्यापार, विलोम व्यापार, व्यापार संतुलन, या अनुकूल व्यापार संतुलन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो होगा, है ना, सही आंसर वो क्या होगा, व्यापार संतुलन। यानी आप आयात भी कर रहे हैं तो निर्यात भी कर रहे हैं, दोनों काम हो रहा है, तो उसको बोलेंगे वो व्यापार संतुलन। यदि आप निर्यात करते आयात नहीं करते तो ये व्यापार असंतुलन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की बात करते हैं सीधा से। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार कौन से हैं, ठीक है। इसका पहला है द्विपार्थिक व्यापार, बहुपार्थिक व्यापार, व्यापार या क और ख दोनों,
देखो द्विपार्थिक यानी कभी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो दो देशों के बीच में होता है। तो ये आंसर आपका राइट है। व्यापार शब्द का यहाँ कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे वर्ड जोड़ दिया। बहुपार्थिक का मतलब होता है जब एक देश कई देशों के साथ, है ना, व्यापार करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, बहुपार्थिक व्यापार। यानी इसका जो राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से, है ना, ख भी होगा हमारा, का भी होगा। तो क्या बोल रहा, ख और का दोनों। इनका जो सही आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको 10 तक समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग 11 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, है ना। तो 11 क्वेश्चन नंबर के बात करने से पहले जो हम आपके साथ कहेंगे कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस प्रकार का वीडियो आप तक पहले पहुंचे, है ना। और एग्ज़ाम का ज़्यादा समय नहीं है ना। फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है आपका, तो आपके पास जो समय बचा है वो है नवंबर, दिसंबर और ये आपका जनवरी, है ना। ये आपका 3 महीना का मात्र समय है। यदि आप चाहते हैं 3 महीना में आपको क्रैश कोर्स मिल जाए तो कॉमर्स वर्ल्ड का प्ले स्टोर, कॉमर्स वर्ल्ड के नाम से प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन उपलब्ध है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर होगा, उस हेल्पलाइन से संपर्क कीजिए और आप बहुत ही सस्ते दर पर कोर्स उपलब्ध है, आसानी से कोर्स वहाँ का आप खरीद सकते हैं और क्रैश कोर्स कर सकते हैं। आइए हम लोग थोड़ा यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला देखिए ये लघु है, तो हम आपके साथ अति लघु डिस्कस करेंगे। ये देखिए यहीं से आपको डायरेक्ट हम डिस्कस करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, ठीक है। कुछ इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को खुद से भी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इसी के आधार पे नीचे है। तो विश्व व्यापार संगठन का आधारभूत कार्य कौन है, जिसको हम लोग बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य क्या है, यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के नियमों को निश्चित करता है। मतलब क्या होता है, दुनिया के जितने भी देश व्यापार करते हैं उन व्यापार करने के कुछ नियम होते हैं, उन नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। और उन नियमों को सभी देशों को क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। दूसरा क्या हो रहा है, सदस्य देश के बीच विवादों का निपटारा। यानी मान लेते हैं ये हमारा चीन है, ये हमारा भारत है, इन दोनों देशों के बाद अगर दोनों देशों के बीच यदि कोई, है ना, व्यापारिक उलझन पैदा हो तो उन दोनों देशों को उलझनों को सलटाने का काम किसका है, WTO का, यानी वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का। तीसरा बोल रहा है व्यापार संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करता है ना, कि अपना जो विचार है एक दूसरे के साथ साझा साझा कीजिए। तो कहाँ आकर, विश्व व्यापार संगठन में। यानी आप जो अपना विचार साझा करेंगे तो WTO को जितने सदस्य हैं, जितने भी देश सदस्य हैं, उन सभी को फायदा हो, सभी उससे एक नए चीज सीखें। विश्व संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग के लिए ये प्रोत्साहित करता है विश्व व्यापार संगठन। अगला क्वेश्चन की बात करें, है ना, अगला क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों आवश्यक। एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। तो ऋणात्मक भुगतान संतुलन होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक है। यदि यहाँ पे हम धनात्मक की बात करते हैं तो हानिकारक शब्द हट जाता है, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक है इसीलिए यहाँ पे हानिकारक शब्द जोड़ा। देखिए आपका मान लीजिए कि व्यापार बढ़ने के अलावा घट जाएगा तो कितना नुकसान हो सकता है, उसी की बात किया। तो ऋणात्मक भुगतान संतुलन प्रतिकूल व्यापार संतुलन के आशय उस स्थिति से है जब निर्यातों की तुलना आयात अधिक होता है। यानी आप किसी देश से अधिक आप सामान मंगवाएंगे और भेजेंगे कब, कम भेजेंगे, तो उन दो देशों के बीच क्या होगा, यानी आप पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, रिसीव कम कर रहे हैं, तो क्या होगा, भुगतान ऋणात्मक हो जाएगा, ना कि धनात्मक। तो आयात अधिक होता है, अर्थात वस्तुओं के आयात के लिए किए गए भुगतान वस्तुओं के निर्यात से अधिक हो जाता है, जिसके कारण भुगतान ऋणात्मक भुगतान की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। छोटे शब्दों में समझ लेंगे कि आप
निर्यात कम करेंगे और आयात अधिक करेंगे। तो जब निर्यात अधिक आयात कम करेंगे आप, है ना, फिर से समझिए कि निर्यात आप कम करेंगे और आयात अधिक करेंगे तो आपको पेमेंट अधिक करना पड़ेगा, रिसीव कम होगा। तो ऐसे स्थिति में उसको बोलेंगे ऋणात्मक, है ना। दूसरा बोलता है व्यापारिक समूह के, है ना, निर्माण द्वारा राष्ट्रों को क्या लाभ होता है। व्यापारिक समूह के निर्माण, अधिक कोई व्यापारिक समूह होता है, दुनिया के कुछ देश हैं, उन सभी देशों के बीच अगर एक संगठन बना दिया जाए, व्यापारिक संगठन, तो क्या लाभ है। पहला लाभ है एक दूसरे देश के साथ आयात और निर्यात होगा, तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की, है ना, जो कल्चर्स है यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है, और यहाँ के जो कल्चर यहाँ होगा, इन देश की मुद्रा दूसरे देश में जाएगा, और इसी प्रकार का होल सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि विभिन्न आवश्यकताओं और उद्देश्यों की समानता के लिए देशों के समूह लाभपूर्ण व्यापार हेतु संगठन का निर्माण करना चाहिए। ये अपने लाभ, सिर्फ अपने लिए लाभ नहीं बल्कि दूसरों के लिए लाभ जनरेट करना और एक दूसरे की समानता की भावना उत्पन्न, पहला फायदा ना। दूसरा फायदा, इन संगठनों में व्यापारिक अनुबंधों की, है ना, सामान्यीकृत प्रणाली कार्य करती है, जिससे संबंधित देशों के बीच व्यापार का निर्बाध रूप से स्वतंत्र होते हैं। यानी इन संगठनों के कारण, मतलब एक संगठन में जितने देश शामिल हैं स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं रहेगी। प्रत्येक संबंधित देश को इन संगठनों द्वारा विकास करने के बराबर अवसर प्रदान किए जाएंगे, इक्वलिटीज की, समानता की भावना होती है। कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक समूह सार्क है, आसियान यू है, उसका यही मुख्य उद्देश्य है और इसी उद्देश्य पर वो काम कर रहा है। भारत भी, है ना, व्यापारिक संगठन के एक देश है। चलिए अब हम लोग समझते हैं मुक्त व्यापार से आप क्या समझते हैं। मुक्त मतलब स्वतंत्र व्यापार से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब दो देशों के बीच व्यापारिक बाधाएं हटा दी जाती है, यानी कोई एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करने का कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं, उसे मुक्त व्यापार, है ना, उसे उदारीकरण भी कहा जाता है। मुक्त व्यापार की सीमा शुल्क को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है, यानी आप यहाँ पे यहाँ पे सीमा है, ये कोई भी देश आपके देश में व्यापार करेगा, आप उनके देश के व्यापार करेंगे, यहाँ जो सीमा शुल्क लगता है वो समाप्त हो जाता है ना। और साथ में अन्य व्यापारिक बाधाएं को निरस्त कर दी जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मुक्त व्यापार। इसका कुछ हम लोग लाभ और कुछ हानि, कुछ गुण और दोष की बात करते हैं। तो मुक्त व्यापार से घरेलू उत्पाद एवं सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा मिलती है। आप अपने देश में जितने भी देश की सीमा के अंदर जो वस्तुओं की उत्पादन कर रहे हैं, दुनिया के बाजारों में लेके जा सकते हैं। दुनिया के बाजारों में जाने से, है ना, आपकी जो वस्तु है उसकी प्रतिस्पर्धा मिलेगी, व्यापार एवं उत्पादन की गुणवत्ता में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव देखते हैं कि मुक्त व्यापार द्वारा, है ना, विकसित देश अपने उत्पादों को कम दामों में बड़ी मात्रा में, है ना, अविकसित और अविकसित देशों में भेजते हैं, वहाँ का उद्योग बंद हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ देखेंगे कि जो विकसित देश है उसके पास हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी है, तो कम ही संसाधन में, कम पूंजी पे वस्तुओं को उत्पादन कर सकता है। दूसरा, जो छोटे छोटे देश हैं उन देशों में ये देश जो है, यानी जो विकसित देश है, अपने वस्तुओं को क्या करता है, यहाँ पे निर्यात करता है। तो यहाँ पे जो वस्तु उत्पादन करने के जो यूनिट लगे हुए हैं वो काफ़ी महंगा है, उसकी सामान महंगा हो जाएगा और इसकी सामान क्या हो जाएगा, सस्ता। ऐसे स्थिति में छोटे देशों का जो उद्योग है वो बंद होने की संभावनाएं हो जाती है। उदाहरण आप चीन लीजिए और भारत लीजिए, तो भारत में जो वस्तु का उत्पादन होता है थोड़ा महंगा होता है, और वही चीन जो है भारत में वस्तु का निर्यात करता है जो बिल्कुल सस्ता होता है। इसके कारण चीन के सामानों का मांग बढ़ जाता है और भारत का घट जाता है। तो आप ये दोनों समझ गए। ये थोड़ा सा मैं इधर में देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। तो दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। दो देशों के बीच, एक देश ये हमारा ए है और हमारा ये क्या है बी, हमारा क्या है बी, उन देशों के बीच, है ना, क्रय विक्रय आदान प्रदान, है ना, क्या हम लोग कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार।
तो व्यापार का परिणाम, व्यापार का संयोजन, व्यापार की दिशा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं: व्यापार का परिणाम, व्यापार का संयोजन और व्यापार का दिशा। ये आपका हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 3, है ना। व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे कि जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य निश्चित समय में होने वाले आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे? ये असंतुलन। ये ऋणात्मक भी हो सकता है और ये धनात्मक दोनों हो सकता है ना। ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। जब आप निर्यात, कोई आपके आयात अधिक होगा, निर्यात कम, तो माइनस बोलेंगे, है ना। और जब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं आपके लिए, जब निर्यात अधिक करेंगे आयात कम, तो आपके लिए प्लस हो सकता है। और जितना निर्यात करेंगे उतना आयात करेंगे, इसको इक्वल टू बोल सकते हैं, है ना। आप समझने के दृष्टिकोण से मैंने ये थ्योरी को लगाया हूँ, कोई भी ये नहीं है कि किताब में लिखा हुआ है, आपके समझने के दृष्टिकोण से। चलिए, क्वेश्चन नंबर ऋणात्मक के समझ में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ना डंपिंग का क्या है? डंपिंग का मतलब होता है जमा करना बड़े पैमाने पर। जब कोई देश या फर्म अपने घरेलू बाजार में किसी उत्पाद की कीमत में कम कीमत पर उस उत्पाद की निर्यात करती है तो इसे डंपिंग कहा जाता है। क्या होता है? जब कोई देश या फर्म अपने घरेलू बाजार में किसी वस्तु उत्पाद की कीमत से कम कीमत पर उस उत्पादन की निर्यात करती है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? डंपिंग कहेंगे। इससे अति देश की उत्पाद की कीमत प्रभावित होती है और स्थानीय विनिर्माण उद्योग में क्या पहुंचता है? हानि, उस देश के लिए हानि पहुंचता है जो जिस देश में वस्तुओं का निर्माण हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों है? ये लास्ट क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, बाकी इधर आप समझ में होंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता के कौन कौन से कारण है? तो 2 कारण पे मैं बल दे रहा हूँ। तो विश्व के विभिन्न देशों के बीच प्राकृतिक संसाधनों का आसमान वितरण मिलता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आवश्यक है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या आवश्यक है? तो विश्व के विभिन्न देशों के बीच प्राकृतिक संसाधन आसमान है, एक जैसा नहीं है। और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता बनता है, तो है ना, आपका पहला पॉइंट ये हो गया, अलग अलग देशों में उत्पादन के विभिन्न कारक जैसे पूंजी, प्रौद्योगिकी, कच्चे माल की उपलब्धता, सस्ते कुशल श्रमिक आदि अंतर दिखाई देते हैं, जो स्थान विशेष पर विशेष उत्पाद के अनुकूल बनता है, जिससे कम लागत में वस्तुओं को क्या किया जाता है? तैयार करके दूसरे देशों में भेजा जाता है, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। उदाहरण ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि भारत में अकाल पड़ गया, खेती ना के बराबर हो, तो भारत के लोग तो भूखे मर जाएंगे, है ना। कब? जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, दुनिया के दूसरे देशों में तो चावल को, धान का उत्पादन हुआ होगा, वहाँ पे गेहूं का उत्पादन हो गया, तो इसको क्या कर देगा? निर्यात कर देगा, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जिन देशों में जिन वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है वो दूसरे देश से मंगाया जाता है ना। अगर ये भी नहीं होता तो यहाँ पे क्या सिचुएशन हो सकता है, आप समझ सकते हैं, है ना। एक सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए आयात और निर्यात का होना जरूरी है। तो उम्मीद है कि आपको 8 क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, है ना, इन सभी टॉपिकों पर। उसके अलावा, है ना, एक बार यदि आप चाहें तो इस वीडियो को रोक कर, है ना, आप नोट्स भी कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत